Good morning all of you, this is Sunil sir. Today we are topic to discuss nationalism. Nationalism का मतलब होता है बच्चों राष्ट्रवाद। टॉपिक कौन सा है यहाँ पे? राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद का मैंने आपको पहले भी जो है इसका पहला वीडियो मैंने आपको भेजा था बच्चों। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जाति और संस्कृति जो है, जाति और संस्कृति में जो परिवर्तन आता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में जो प्राचीन काल से मिडाइवल काल में, आधुनिक काल में, तीनों काल के अंदर जो परिवर्तन होता है, और जो राष्ट्र प्रेम की भावना की लहर जो प्राचीन काल में गीता है, उपनिषद, गीता में, भगवद गीता में, वेदों के माध्यम से और धार्मिक आंदोलन के संतों के माध्यम से, मिडाइवल काल में मुसलमानों के आगमन के बाद इस्लाम धर्म के क्षेत्र को लेकर, सामाजिक क्षेत्र को लेकर, समाज के क्षेत्र को लेकर सामाजिक मुद्दा होगा, आर्थिक मुद्दा होगा, राजनीतिक मुद्दा होगा, सांस्कृतिक मुद्दा होगा और प्रशासनिक मुद्दा होगा। तो ये जो मुद्दे, इन जो परिवर्तन होगा, इसी परिवर्तन में इनको साथ साथ हम आगे से आगे साथ साथ लेकर चलते जाएंगे बच्चों। और इसी कड़ी में जो नया एक शब्द निकल के आएगा, वो कौन सा शब्द होगा? वो नेशनलिज्म शब्द होता है, वो राष्ट्रवाद शब्द होता है। ठीक है, वो राष्ट्रवाद शब्द होता है। तो राष्ट्रवाद में हम जो टॉपिक देखे जाएंगे या जो हेडिंग जो बनेगा बच्चों, वो कौन कौन सा हेडिंग बनेगा? जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि पहला हेडिंग कौन सा है? आर्थिक। ठीक है, आर्थिक मुद्दा है, ये आर्थिक मुद्दा आएगा यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर क्या मुद्दा रहेगा? से बंगाल में जो चेंजेज होते हैं, बंगाल में क्या क्या चेंजेज रहेगा? बंगाल के बाद यहाँ देखते हैं, बंगाल के बाद चेंजेज क्या रहेगा? आर्थिक मुद्दा हो गया, सामाजिक मुद्दा, यानी समाज का जो मुद्दा है, समाज के मुद्दे को देखेंगे। समाज के मुद्दे के बाद राष्ट्रवाद की जो लहर है या राष्ट्रवाद जो पनप रहा है इंडिया में, वो कैसे पनप रहा है, कहाँ का इम्पैक्ट होगा? तो वो कहाँ का होगा? पश्चिमी शिक्षा। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता का एक आयात के रूप में ये आयात हो रहा है। कहाँ? इंडिया में आयात हो रहा है ये। ठीक है, इंडिया में आता क्या? भारत में भी जो है, ये भारत में भी राष्ट्रवाद के तत्व जो उभर कर सामने आए, क्या केवल पश्चिमी जो शिक्षा है, सभ्यता है, क्या वहीं से भारत में राष्ट्रवाद पनपा? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। जहाँ ये भारत या पश्चिमी शिक्षा सभ्यता से जब ये आयात होता है, तो वहाँ से ये आयात होता है, और यहाँ भारत में भी कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है, तो भारत के भी कुछ रहेंगे। यहाँ मैंने आर्थिक मुद्दा बताया, यहाँ पे बंगाल में चेंजेज बताया, यहाँ पे सामाजिक मुद्दा बताया, एजुकेशन का मुद्दा देखेंगे। यहाँ पे कौन सा मुद्दा आएगा? एजुकेशन का। ठीक है, एजुकेशन का जो है, एजुकेशन का एलिमेंट देखा जाएगा। यहाँ देखिए, एजुकेशन के बाद जो मुद्दा रहेगा, समाचार पत्रों का योगदान, समाचार पत्र की भूमिका भी रहती है। ठीक है, राष्ट्रवाद की लहर में और कौन सा मुद्दा रहेगा? राष्ट्र प्रेम कवि। ठीक है, कवियों का योगदान रहेगा, कवियों का योगदान रहता है, और लेखक जो होते हैं उनका भी योगदान रहता है। ठीक है, यह आर्थिक मुद्दा है, बंगाल में चेंजेज है, सामाजिक मुद्दा है, पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता जो वहाँ से, जो विदेश से जो आयात हुई, उसका मुद्दा है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, और समाचार पत्रों की भूमिका रहेगी। ठीक है बच्चों, राष्ट्रवाद को अब डिटेल से समझा जाएगा। अब राष्ट्रवाद में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि बंगाल। अब हम बंगाल की बात करते हैं बच्चों। बंगाल का नाम आप सुने होंगे। सबसे पहले अंग्रेज कौन सी जगह पर पहुंचते हैं? बंगाल पहुंचते हैं। बंगाल के प्लासी और बक्सर नामक स्थान को जीत लेते हैं। बंगाल में अपनी नींव स्थापित करते हैं और बक्सर के युद्ध में नींव को सुदृढ़ कर लेते हैं ये। ठीक है, बक्सर के युद्ध में उस नींव को सुदृढ़ करते हैं, और बंगाल से, और बंगाल में प्लासी और बक्सर से ये कहाँ जाएंगे? उड़ीसा, बिहार से यूपी से दिल्ली, और दिल्ली पर अपना पूरा एक अंग्रेजों का शासन स्थापित होगा। इधर आपके दक्षिण भारत में मराठों का साम्राज्य, हैदराबाद के निजाम है, इधर हैदराबाद के निजाम होते हैं। इधर फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी चेन्नई जो है, वहाँ फ्रांसीसियों का केंद्र होता है।
पूरा ब्रिटिश एक भारत पर ये अपना अधिकार बनाते हैं। किस पर अधिकार बनाएंगे? पूरा एक जो ये सब जगह अपना अधिकार जमाएंगे, इसको ब्रिटिश भारत कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहता है? ब्रिटिश भारत कहता है। ठीक है। अब जो ब्रिटिश भारत में जो छोटे छोटे राज्य, जो मराठा साम्राज्य के कुछ राज्य बच्चे जिनसे सहायक संधि की गई, हैदराबाद के निजाम से सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में वेलेस्ली ने एक सहायक संधि की थी। ठीक है। हैदराबाद के निजाम से स्टार्टिंग किए थे, सबसे पहले सहायक संधि उन्हीं के साथ की थी उन्होंने। धीरे धीरे जो है राजपूताना के करौली, कोटा, अलवर से सहायक संधि करते हैं। इधर आपके मराठाओं से बाजीराव सेकंड वगैरह 1817 में होलकर के सिंधिया से, इनसे सहायक संधि। ये सहायक संधि, यही राज्य जो है, जो बाद में जाकर ये राज्य क्या होंगे, यही राज्य बाद में जाके बच्चों ये देसी रियासतें और देसी रजवाड़े कहलाते हैं। ठीक है। देसी रजवाड़े कहलाते हैं। हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल के अंदर सबसे पहले चेंजेस, परिवर्तन होगा। ठीक है। बंगाल में सबसे पहले राष्ट्रवाद की लहर आएगी। क्यों आएगी? बंगाल के लोगों को देखा ना बच्चों तुमने, बंगाल के जो लोग ये बड़े भावुक होते हैं, है ना, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन क्रांतिकारी घटनाओं में और राष्ट्रवाद की लहर में सबसे आगे कौन है? बंगाल। ठीक है। वो कैसे हैं, क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज बंगाल आए थे। बंगाल में प्लासी और बंगाल में ही बक्सर होता है। प्लासी भी यहीं पर है और बक्सर भी यहीं पर है। प्लासी और बक्सर यहीं पर अंग्रेजों ने अपनी नींव को सुदृढ़ किया था, यहीं जीते थे। इसी जगह से सबसे ज़्यादा आय प्राप्त हुई थी उनको, और यहीं से वो आय, जो उनके पास जो आय प्राप्त होती है, उसी से इन्होंने अपनी सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को यहीं पर इन्होंने स्थापित किया होता है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जो है क्रांतिकारी घटनाएं यहीं से शुरू होती है। सब सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ भी यहीं से होता है। अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता सबसे पहले यहीं होती है। 1911 में चेंज करके कहाँ ले गए थे? दिल्ली ले गए थे। 1911 से इसको चेंज कर दिया और कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए थे। 11 तक जो है 1757 से 1911 तक राजधानी यहीं पर रही। ठीक है। तो ये बंगाल में परिवर्तन। हेनरी डेरोजियो का नाम सुने हो बच्चों? हेनरी डेरोजियो, हेनरी डेरोजियो, ये हेनरी डेरोजियो। ठीक है। ये अंग्रेज अधिकारी है, ये एक अध्यापक है। ये हेनरी डेरोजियो, ये कोलकाता, ये अंग्रेज़ों की राजधानी रही 1911 तक। अंग्रेज़ों की राजधानी रही ये कोलकाता में। 1911 तक जो अंग्रेज़ों की राजधानी रही थी, यहाँ पर एक हिंदू कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? हिंदू कॉलेज है। ठीक है। ये हिंदू कॉलेज है। इस हिंदू कॉलेज के ये प्रिंसिपल, हिंदू कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं कौन है? वो हेनरी डेरोजियो है। ठीक है बच्चों। हेनरी डेरोजियो जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए थे। इनका क्षेत्र कौन सा था? शिक्षा का क्षेत्र। ये शिक्षा के क्षेत्र से थे। और राष्ट्रवाद की लहर, यानी बच्चों को जो है वो क्या सिखा रहे थे? राष्ट्रवाद सिखा रहे थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि राष्ट्र जो है वो कैसे बनता है? वो जनता से बनेगा, राष्ट्र प्रेम होगा, जाति है, संस्कृति, ये सब मिलके क्या होता है? राष्ट्र बनता है। ठीक है बच्चों। हेनरी डेरोजियो। अब यहाँ बंगाल से ही राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि आर्थिक मुद्दा क्या है। आर्थिक मुद्दे में हम ये देखेंगे कि बच्चों आर्थिक जो सिस्टम होता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में ये दो सिस्टम बना देंगे। सिस्टम कितने बनाएंगे? दो सिस्टम बनाएंगे। ठीक है। पहला सिस्टम क्या होगा, दूसरा सिस्टम क्या? पहला सिस्टम जो होता है ना, पहले सिस्टम में क्या होगा बच्चों? पहले सिस्टम में कि जो राजा महाराजा तो कौन रहेंगे? अंग्रेज राजा महाराजा तो कौन रहते हैं? जो भारत के जो लोग हैं वही क्या होंगे? वही राजा महाराजा रहते हैं। ठीक है। और जो अंग्रेज जो होंगे वो राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको यहाँ की स्थानीय भाषा आती नहीं। स्थानीय भाषा आती नहीं है उनको, क्योंकि बंगाल में बंगाली बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, इधर आपके बिहार में बिहारी बोली जाती है, उधर तमिलनाडु में कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, अलग अलग, महाराष्ट्र में मराठी है, देख रहे हो ना आप, गुजरात में गुजराती। ये विभिन्न भाषाओं का देश होते हुए भी विभिन्नता में एकता हमें प्रदर्शित होती है। तो लोकल भाषा, यहाँ की लोकल भाषा केवल यहाँ के लोकल पर्सन ही जानते हैं। इसी वजह से क्या होगा कि अंग्रेज जो खुद राजा नहीं बनते। क्या कभी किसी अंग्रेज को ये नाम अभी आपने कभी सुना है बच्चों की? ये अंग्रेज का, ये जो अंग्रेज जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो बंगाल के राजा थे, बिहार के राजा लॉर्ड कर्जन थे, कभी अंग्रेज़ों का नाम नहीं सुने होंगे आप। ठीक है। कभी सुने भी नहीं होंगे, नहीं होता है।
तो द्वैध शासन का अधिनियम लागू किया था। कौन सा द्वैध शासन का अधिनियम, दोहरा शासन लागू किया था 1765 में। कब किया था? 1765 में। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था दोहरा शासन। दोहरा शासन, अब देखो यही दोहरा शासन कब 1919 का जो एक्ट आता है अधिनियम, 1919 के अधिनियम में फिर दोहरा शासन शुरू हुआ था। कौन सा शासन शुरू हो गया? दोहरा शासन। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। दोहरे शासन का मतलब होता है पहला 2 सिस्टम होंगे। एक पहले सिस्टम में अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों की कठपुतली होंगे। अंग्रेजों की कठपुतली कौन? अंग्रेजों की कठपुतली कौन होंगे? राजा होंगे। मुगल सम्राट है, बंगाल के राजा, बिहार के हैं, हैदराबाद के निजाम, ये सब कौन होंगे? ये अंग्रेजों की कठपुतली होंगी। और सिस्टम आय जो जहाँ से इनकम प्राप्त होती है वो सिस्टम अंग्रेजों की मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो 2 दोहरा शासन हो गया ना, एक इधर और एक इधर। ठीक है बच्चों, इसको दोहरा शासन कहते हैं। द्वैध शासन भी कहते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन नहीं लागू हुआ था। 1919 में जो द्वैध शासन लागू हुआ था वो केवल प्रांत में हुआ था। ठीक है, जैसे अकबर के समय 12 प्रांत थे, औरंगजेब के समय 15, अकबर के समय 12 प्रांत थे और जहांगीर के समय ये 15 हो गए थे और औरंगजेब के समय बढ़कर 18 प्रांत हो गए थे। तो प्रांत जो होते हैं वो जैसे बंगाल का प्रांत है, उड़ीसा का प्रांत है, बिहार का प्रांत है, ये प्रांत जो होते हैं ना बच्चों, ये जो प्रांत है उस प्रांत में ही दोहरा सिस्टम लागू हुआ था। जो अभी मैंने आपको बताया था, पहला क्या था, दूसरा। दोहरे सिस्टम में केवल प्रॉफिट कौन को होगा? वो प्रॉफिट कौन को? अंग्रेजों को, क्योंकि सारी इनकम कौन के पास जा रही है? अंग्रेजों के पास जा रही है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये दोहरा शासन होता है, ये 1919 में। ये कहाँ ख़त्म होता है? 1935 के अधिनियम में जाकर ये फिनिश हो जाएगा। 1935 का अधिनियम आपने पढ़े होंगे बच्चों। 1935 के अधिनियम की आधारशिला 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उनके जो रिपोर्ट जो थी, लॉर्ड माउंटबेटन की रिपोर्ट के आधार पर 1947 और 15 अगस्त में हमारा देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ था। अब हम यहाँ देख रहे हैं चेंजेज। बंगाल की जो ये हमने देखे, बंगाल में ये चेंजेज हुए, ये दोहरा शासन है। और यहाँ बंगाल के बाद अब हम आर्थिक मुद्दे की बात कर रहे थे। अब आर्थिक मुद्दे के अंदर ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो कैसा था? 1757 से 1857, 1757 से 1857 तक जो है वो यहाँ भारत के अंदर क्या होगा? दंगा होगा। पूरा भारत आग में जल रहा है, दंगा प्रसाद दंगा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। यहाँ अंग्रेज जो थे वो भारत की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। एक अत्याचारों का सिलसिला शुरू होता है, विद्रोह हो रहे हैं। यहाँ अनेक प्रकार के विद्रोह हो रहे हैं। नागरिकों का विद्रोह हो रहा है, आम जनता या नागरिकों का विद्रोह हो रहा है। ठीक है, आदिवासी जो है वो अपने क्षेत्र में, उधर बिहार के आदिवासी अपने क्षेत्र में विद्रोह कर रहे हैं, है ना। बिरसा मुंडा उधर विद्रोह हो रहा है। ठीक है, और जैसे आदिवासी विद्रोह हो रहा है और किसान का अलग अलग जगह जगह पे विद्रोह हो रहा है। तो 1837 से ये 1857 तक विद्रोह चलते रहते हैं। ठीक है, एक निरंतर क्रम में ही चलते। खिलाफ कौन के खिलाफ हो रहा है? अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे विद्रोह। ठीक है बच्चों, तो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा? ये 3 व्यवस्था लेकर आए थे, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। तो इन 3 व्यवस्था से अंग्रेजों की जो कमर जो थी वो टूट गई थी। अंग्रेजों की इकोनॉमी की स्थिति खराब हो गई थी, सारा सिस्टम बदल गया था। अंग्रेज जो थे अंग्रेजों ने जो है किसानों पर अत्याचार किया, आम जनता पर अत्याचार किया, आदिवासियों पर अत्याचार किया, हमारी ज़मीन छीन लेते, हमारे राज्य छीन लेते। चारों तरफ जो था एक दुख की लहर शुरू हो गई थी। और जो कर्मचारी जो थे, उन जो हिंदू कर्मचारी थे उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी। सैनिक जो थे उनको भी बहुत कम सैलरी मिलती थी। तो ये कौन सा मुद्दा है? इकोनॉमिक की मुद्दा है। ठीक है, आर्थिक मुद्दा है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें 3 प्रकार के जो विद्रोह हुए थे, वो 3 प्रकार के विद्रोह हुए थे। ठीक है, आम नागरिकों का विद्रोह पहला हुआ था। सेकंड नंबर कौन सा विद्रोह होगा? आम नागरिकों का पहला विद्रोह होगा, जो आम जनता जो होती है विद्रोह होती है। आदिवासी है ना, बिहार के अंदर हुआ था, इधर आपके तमिलनाडु में, उधर केरल में हुआ था, और इधर आपके राजस्थान में जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में इधर विद्रोह हुआ था, जो आदिवासियों का विद्रोह था। आदिवासी जो थे वो उनकी ज़मीन को छीन लिया था, ये झूम कृषि वगैरह किया करते थे। यहाँ तीसरे नंबर पर देखिए आप, यहाँ किसानों का विद्रोह हुआ था। जगह जगह जो है वो किसान जो अपने प्रांतों में अपने विद्रोह कर रहे थे। तो इकोनॉमी के सिस्टम में हमने ये चीज़ देखी। इन्होंने जो सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था,
उससे किसानों को बहुत दुख हुआ था। ठीक है, 1800 के लगभग जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी, उसमें ब्रिटेन का कितना था 51% ज़मीन जो थी ना, 51% जो जागीर जो ज़मीन जो होती थी वो अंग्रेज़ों के पास में थी, और उनके सारा इनकम अंग्रेज़ों के पास में जाएगा। कौन के पास में जाएगा? अंग्रेज़ों के पास में जाएगा। ठीक है, ये 1793 है, ये 1800 है, यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था है। उत्तर पश्चिम पंजाब है, आसाम का जो भाग है, वहाँ महलवाड़ी गांव का मुखिया, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, वहाँ जाके डिटेल देख सकते हो। ठीक है, ये इकोनॉमी की मुद्दा है, ये बंगाल का मैंने आपको बताया। अब समाज की बात करेंगे। ठीक है, समाज का मतलब सामाजिक। मैं समाजवादी हूँ। कौन कहे थे? मोतीलाल नेहरू कहे थे मैं समाजवादी हूँ। समाज में कौन? भगत सिंह का नाम सुने होंगे बच्चों। जब 23 साल की उम्र थी भगत सिंह की, और जब वो केवल 23 साल के थे, कितने साल के थे बच्चों? जब वो केवल 23 साल के थे तो उन्होंने इतनी ढेरों किताबें पढ़ दी, इतनी किताबें पढ़ी कोई हद नहीं है। जिस प्रकार जो है बाल गंगाधर तिलक बचपन में ना लाखों श्लोकों को अपने मुंह पे याद कर लेते थे, इतनी ज़बरदस्त मेमोरी होती थी उनकी। उसी प्रकार जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के नाम हर जो है भारतीयों की जुबान पर ये नाम होता है। भगत सिंह 23 की एज में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी। वो कहता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो खुद कहता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, वो कहता है कि मैं जो है एक समाजवादी सिस्टम को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। समाज तो भगत सिंह जो है वो क्रांतिकारी थे, सामाजिक समाज की बात करते। मोतीलाल नेहरू प्रजातांत्रिक की आड़ में समाजवादी, नेहरू जी जो समाजवादी व्यवस्था को शुरू करना चाहते थे। तो समाज जो था, सामाजिक मुद्दा था, यानी समाजवादी ऐसे अलग अलग वामपंथी होता है, समाजपंथी होता है, मार्क्सवादी होता है, कम्युनिस्ट पार्टी होती है, अलग अलग जो है मुद्दे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये सामाजिक मुद्दा हम देख रहे हैं। ये कौन सा मुद्दा देख रहे हैं? सामाजिक मुद्दा। तो यहाँ गांधी जी की अलग नीति है, गांधीवादी। ठीक है, गांधीवादी नीति अलग है। गांधी जी कौन से मार्ग पर? अहिंसा के मार्ग पे। गांधी जी कौन से मार्ग पर चले थे? अहिंसा के मार्ग पर चले थे। ठीक है, ये गांधीवादी। तो ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है आपके राष्ट्रवाद। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक कौन सा है? राष्ट्रवाद। इसमें इकोनॉमी की सिस्टम, जो आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, साथ साथ कौन से परिवर्तन होंगे? सामाजिक परिवर्तन होगा, शिक्षा में भी परिवर्तन होगा, समाचार पत्रों का भी जो है उसमें भी परिवर्तन होगा। कभी समाचार पत्र मराठी भाषा का होगा तो कभी बंगाली का होगा, कभी हिंदी भाषा का, कभी अंग्रेजी भाषा का। चेंज होते हैं वही इतिहास होता है। ठीक है, अभी जो चल रहा था समाजवाद, ये चल रहा आपका सामाजिक मुद्दा। सामाजिक मुद्दे का मतलब होता है समाज। ठीक है, समाज में क्या होगा? चेंजेज होगा। चेंजेज यानी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि कौन है। एक तो मोतीलाल नेहरू कहता है कि मैं समाजवादी हूँ। इधर भगत सिंह जो है 23 की एज में अनेक किताबें पढ़ी थी, ये कहता है कि मैं जो हूँ मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये अभी 2018 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, जो फर्स्ट ग्रेड 2018 में इतिहास का जो ऑप्शनल पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उसका आंसर क्या था? भगत सिंह। ये कौन कहे थे? ये भगत सिंह कहे थे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। यहाँ इसका कहने का कुछ रीज़न है बच्चों। ठीक है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मैं समाजवाद की व्यवस्था करना चाहता हूँ। और एक होता है आपके वामपंथी। बच्चों अब आप पूछोगे सर ये वामपंथी क्या होता है? तो बच्चों ये वामपंथी क्या होता है? ये क्या है वामपंथी? तो यहाँ ये वामपंथी का मतलब होता है कि फ्रांस में एक राजा है। ठीक है, राजा के एक तो है राइट की तरफ, एक है आपके लेफ्ट की तरफ। तो ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, अब जहाँ एक राजा अपने सिंहासन पर विराजमान है, एक ग्रुप ऑफ नंबर, एक संख्या में जो उनके मंत्रियों का एक ग्रुप होगा वो राइट हैंड की तरफ है, और एक जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ, ग्रुप ऑफ मेंबर जो होंगे उनके वो लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो राइट वाले जो है वो कहते हैं कि जो राजा का जो सिस्टम है, जो राजतंत्र है, उसी को वो सपोर्ट करेंगे। राजा को कहते हैं कि आपका शासन बहुत अच्छा शासन है। ठीक है, आपका शासन बहुत अच्छा शासन है। वो कौन है? वो राइट वाले कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इधर लेफ्ट वाले जो है ना, लेफ्ट वाले क्या कह रहे हैं? लेफ्ट वाले ये कह रहे हैं कि नहीं परिवर्तन चाहिए, चेंजेज, है ना।
तो जो जैकोबिन दल के जो सदस्य जैकोबिन दल के होते हैं सदस्य, जो लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो वही जो उग्रवादी विचारधारा के होते हैं और परिवर्तनवादी विचारधारा के होते हैं, वही लोग क्या करेंगे, वो लोग कहते हैं बच्चों को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमको परिवर्तन चाहिए, हमको जो है हम उग्रवादी हैं और उग्र विचारधारा के हैं, और जो समाज में क्या होना चाहिए, पल 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 परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो परिवर्तन जो चाहते हैं वो वामपंथी है, वो उसको क्या कहेंगे, उनको वामपंथी कहते हैं। ठीक है, वामपंथी कहते हैं। तो ये वामपंथी जो समाज की बात करता है वो समाजवादी है। यहाँ सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु क्रांतिकारी मामला, ये क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी मुद्दे में आपने नाम सुना होगा, खुदीराम बोस का नाम सुने हैं बच्चों, प्रफुल्ल चौकी का नाम सुने हैं। ये किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो है बम फेंका था इन्होंने, और बाद में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था, और प्रफुल्ल चौकी जो थे वो कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, कोई कहता है कि गोली से उड़ा दिया था। ठीक है, तो और उनके साथ कैनेडी थी, वो भी कैनेडी जो थी वो भी उसमें बॉम्ब ब्लास्ट में वो भी ख़त्म हो गई थी। अब जो है कि खुदीराम बोस है और प्रफुल्ल चौकी है, अब इनको आतंकवादी कहते कि कई कहे कि आतंकवादी, तो वो जो क्रांतिकारी जो थे वो आतंकवादी नहीं थे, क्योंकि आज का जो आतंकवादी होता है वो रोड के ऊपर आता है और रोड पे आके अपनी बंदूक से वो सैकड़ों गोलियां चलाता है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं, और वो उनका कोई टारगेट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ अपना जो क्रांतिकारी है उनका एक टारगेट होता है, और वो कुछ सैकड़ों लोगों को नहीं मारते, वो आम जनता का ध्यान रखते हैं। अगर 2 है 3 है, सैकड़ों लोगों को छोड़ो, 1-2% भी अगर कोई होता है तो वो उस जगह पे बिल्कुल बम ब्लास्ट वगैरह नहीं करते हैं। वो एक्चुअली वो क्रांतिकारी नहीं कहलाते हैं, वो आतंकवादी नहीं कहलाते हैं, वो एक क्रांतिकारी की संज्ञा दी जाती है उनको। एक बार की घटना है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा। भगत सिंह है आपके यहाँ पे और बटुकेश्वर दत्त उनके मित्र होते हैं, और ये विधानमंडल में जाएंगे और वहाँ जाके एक बिल होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट बिल होता है बच्चों। कौन सा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट बिल होता है, और एक होता है पब्लिक सेफ्टी बिल। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट बिल पे क्या चर्चा हो रही थी, ठीक है, और वहाँ क्या है कि वो असेंबली में सारे मंत्री बैठे हुए थे, तो वहाँ जो बीच में जो जगह होती है जहाँ कोई नहीं था, वहाँ जाके भगत सिंह और आपके ये बटुकेश्वर दत्त ने वहाँ एक बम ब्लास्ट किया, और अपने पिस्टल को लेके उन्होंने हवा में फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि भगत सिंह ये कह रहे हैं कि मैं जो यहाँ पे जो ये बम ब्लास्ट कर रहा हूँ, मैं केवल इस बिल के लिए कर रहा हूँ, मैं जनता को, आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है क्रांतिकारी हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। हम जो है यहाँ हम आपको ये सरकार को, विदेशी सरकार को जगाने के लिए आए, चेताने के लिए आए। हम जो है यहाँ विदेशी सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंकने के पक्ष में हैं। हम ये चाहते हैं कि भगत सिंह ये कहते हैं कि मैं उस सिस्टम को समाप्त कर देना चाहता हूँ जिसमें मानव के द्वारा शोषण होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ भगत सिंह ये कहता है कि मैं उस सिस्टम को समाप्त कर देना चाहता हूँ जिसमें देशी और विदेशी पूंजीवाद स्थापित हो। जहाँ देशी और विदेशी पूंजीवाद हो, उस सिस्टम को, पूंजीवाद को पूरी तरह से फिनिश करके और मैं समाजवाद की स्थापना करना चाहता हूँ, ये भगत सिंह कह रहे हैं। कौन कहते हैं? ये भगत सिंह यहाँ पे ये अपने वचन देते हैं। अब देखिए बच्चों, भगत सिंह जो थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, HRA, सबसे पहले एक HRA आया था, ठीक है, और एक होता है HSRA। HRA को उन्होंने सिंपैथी दिया था, हालांकि वो HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है संस्था जो थी क्रांतिकारी की, वो उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन जो जिनके सदस्य थे वो HSRA होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो उनके वो एक सदस्य के रूप में होते हैं, और भगत सिंह जो है उसी ग्रुप से वो यहाँ जाते हैं। एक बार तो उन्होंने एक घटना बता रहा हूँ बच्चों, एक बार तो उन्होंने एक योजना बनाई थी कि जो लॉर्ड इरविन जो है वायसराय को उड़ा देने की, तो ट्रेन के अंदर वो वायसराय आ रहे होते हैं, ठीक है, और जब वो आ रहे होते हैं और जब वो देखते हैं कि वायसराय को ट्रेन से उड़ा देना है, तो उस ट्रेन के अंदर जब देखा जाता है कि आम जनता भी उस ट्रेन में जा रही थी, तो उन्होंने अपने प्लान को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। एक बार की घटना बताऊँगा मैं आपको। विधानमंडल के अंदर क्या होता है कि जॉन साइमन होते हैं बच्चों, साइमन कमीशन का नाम सुना होगा। मिस्टर जॉन साइमन जो होते हैं वो वहाँ बैठे हुए थे, और भगत सिंह के हाथ में बंदूक थी, और जो वो बम ब्लास्ट वाली घटना जो थी, और इसमें भगत सिंह ने ये कहा था कि भाई बंदूक और पिस्टल के तर्क पर मैं नहीं हूँ,
मैं बंदूक और पिस्तौल के तर्क में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो केवल जो है मैं उस सिस्टम को समाप्त करना चाहता हूँ जो मानव के द्वारा शोषण किया जाता है, उस सिस्टम को, उस देशी और विदेशी पूंजी को मैं समाप्त। वही स्थान था, वही जगह थी और वही असेंबली हॉल था और वहीं पे कौन थे? सर जॉन साइमन थे। ठीक है बच्चों, तो सर जॉन साइमन जब वहीं पे थे वहाँ पे, और सर जॉन साइमन जब वहाँ पे थे तो उनके पास में विट्ठल भाई पटेल बैठे हुए थे। कौन? विट्ठल भाई पटेल बैठे हुए थे। तो वल्लभ भाई पटेल के वो छोटे भाई थे। तो जब उन्होंने सोचा कि अगर मैं बंदूक की पिस्टल तान के अगर मैं गोली से फायरिंग करता हूँ और अगर मैं जॉन साइमन पर मैं अगर फायरिंग करता हूँ, वो जो एक बैड पर्सन थे, उनका स्वभाव भी अच्छा नहीं था और वो अंग्रेज़ थे और लोगों पर अत्याचार करते थे कि मैं ऐसे आदमी को उड़ाने में बिल्कुल झिझक नहीं करूँगा, और वो बंदूक को तान के उन पर फायरिंग करने वाले थे। उनको पता लगा कि वल्लभ भाई पटेल के छोटे भाई विट्ठल भाई पटेल वहीं पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा मिस हो गया और विट्ठल भाई पटेल की वो गोली लग गई तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, और वो फायरिंग वहाँ पर नहीं करते हैं। तो यही एक सच्चा क्रांतिकारी था, सच्चे क्रांतिकारी कि आम जनता को कहीं किसी प्रकार का दुख ना पहुँचे। तो ये जो थे देश को आज़ाद करने का इनका रास्ता जो था, वो ये क्रांतिकारी रास्ता था कि किस तरह हमारे देश को स्वतंत्र कराया जाए। गांधीवादी विचारधारा जो थी वो गांधीवादी अहिंसा की नीति पर चले होते, लेकिन 1942 के अंदर वो भी क्या करेंगे? वो भी हिंसा की नीति, वो जेल के अंदर बंद हो गए और वो कहेंगे कि अगर हिंसा हो रही है तो वो जो है कि करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने, कि जो है अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से भारत से बाहर निकालना है। गांधी जी जो है वो 1930 के बाद देखे होंगे आप, वो रचनात्मक कार्यों के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि इधर क्रांतिकारियों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, हालांकि ऐसा कहते हैं कि गांधी जी को कई बार आलोचनात्मक रूप से वो एक ठहराया जाता है कि गांधी जी जो है वो जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचा सकते थे। बच्चों, विपिन चंद्रा कहते हैं कि विपिन चंद्रा एक इतिहासकार वो कहता है कि हालांकि गांधी जी लॉर्ड इरविन वायसराय के पास में गए थे सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए, वहाँ एक वो केस उनका लेकर भी पहुँचे थे, लेकिन लॉर्ड इरविन ने उनको कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद आपने देखा होगा लॉर्ड इरविन के सामने जब उन्होंने 11 मांगे रखी थी, तो बाद में जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था चोरा चोरी नामक स्थान पे। 5 फरवरी 1922 को वो घटना हुई थी, पुलिस थाना जो था उसको जला दिया था। अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद वो जो दूसरी बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था वो असफल हो रहा था और ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो अपने रचनात्मक कार्यों में जुड़ गए थे। तो ऐसा नहीं था कि इधर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के पहले बनती थी, बाद में नहीं बनी थी, और इधर आपके भगत सिंह बिल्कुल सेपरेट हो गए थे। पंजाब में जाके वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू कर रहे थे। विदेश में भी लाला हरदयाल जो थे वो सैन फ्रांसिस्को में थे, वो वहाँ से ग्रीन सिग्नल देते थे, तो इंडिया में ग्रीन सिग्नल होता था। और उधर आप विदेश के अंदर जो है लाला हरदयाल जो है अगर वो रेड सिग्नल देते थे उधर, तो इधर भी रेड सिग्नल हो जाता था, इधर भी क्रांतिकारी घटनाएं बंद होती। ये वैसे ही था जैसे कि अभी कोरोना जो था पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विदेश में इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका और जो है वहाँ ग्रीन सिग्नल हुआ, तो यहाँ इंडिया में भी ग्रीन सिग्नल हो गया। वहाँ हल्का हुआ तो इधर भी थोड़ा हल्का हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा मुद्दा था? ये आपके जो है ये एक क्रांतिकारी मुद्दा था। सामाजिक मुद्दा अभी हमने देखा, और क्रांतिकारी में यशपाल होता है एक, जो इधर आपके यशपाल और जिन्ना की भी एक घटना है, वो घटना में किसी और दिन सुनाऊंगा आपको। और इधर जो है आपके सूर्यसेन होता है बंगाल में, क्रांतिकारी हैं। खुदीराम बोस मैंने आपको बताया, मदन लाल ढींगरा है। और ये तो है आपका कौन सा क्रांतिकारी मुद्दा। सामाजिक मुद्दा अभी मैंने आपको बताया, पश्चिमी शिक्षा, जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हीगल है, कांट है, मिल है, और आपके ये बैंथम है, वॉल्टियर है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है, सामाजिक समझौता, उसमें लिखा था कि मानव व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र ही, लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। ठीक है, वो मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों के अंदर जकड़ा होता है। ठीक है बच्चों, रूसो ने कहा था। तो उससे समानता, स्वतंत्रता, समानता की भावना निकल कर आ रही थी विदेश से, और उसी का प्रभाव जो है छोटे छोटे वर्ल्ड के अंदर, इटली, जर्मनी, जापान, सब जगह उसका प्रभाव होता है। धीरे धीरे इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, और उसी से राष्ट्रवाद की भावना पनपती है ना। उसी से क्या होगी? राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि
ये इसके साथ साथ जो पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता का जो वहाँ से जो सभ्यता आयात हो रही है, आयात मतलब आ रही है वहाँ से, उसका भारत पर इम्पैक्ट होगा। और भारत में ऑलरेडी जो इम्पैक्ट हो रहा है वो गीता, उपनिषद है, वेद है, आपके वेदों से हो रहा है। और धार्मिक क्षेत्र में हम देखेंगे धार्मिक मुद्दा, कौन सा मुद्दा? धार्मिक मुद्दा। तो धर्म, जो धार्मिक मुद्दा, धर्म सुधार आंदोलन के अंदर कौन कौन का? राजा राम मोहन राय है, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो स्पीच दिया था 1893 में, और इधर 1897 में वो मद्रास के चेन्नई में जाके भी उन्होंने भाषण दिया था। विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, और भारत की और लौटो, वेदों की और लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। राजा राम, आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक स्वामी दयानंद सरस्वती पश्चिमी सभ्यता को भी, अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा बल देते थे। राजा राम मोहन राय, तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन में अनेक संत हो गए थे। निम्बाकाचार्य है, आपके रामानुजाचार्य जो धर्म पर बल दिया था, वल्लभाचार्य है, इधर शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, उधर आपके वल्लभाचार्य के, निम्बाकाचार्य जो है उन्होंने द्वैताद्वैत, राधा भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ माना था कि भगवान श्री कृष्ण को, राधा और कृष्ण को भक्ति का रूप बताकर वो भेदा भेद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, भेदा भेद का मतलब होता है राधा अलग है और भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन दोनों एक है, फिर भी कहने वाला मार्ग एक ही है दोनों का। ठीक है बच्चों। उसके बाद निम्बाकाचार्य के बाद में आपके रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने भी विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। आपके इधर वल्लभाचार्य आ जाते हैं, जो तक्षशिला, सॉरी बनारस के यहाँ यात्रा के समय उनका जन्म होता है। वो एक यात्रा कर रहे होते हैं और यात्रा करते करते उनका जन्म होता है। और उन्होंने पुष्टि मार्ग, उनके पुत्र थे विठल भाई, वो पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिए थे। अणुभाष्य किताब लिखी थी, सुबोधनी सिद्धांत रहस्य किताब लिखी थी। और वल्लभाचार्य जो थे अग्नि के अवतार थे और शुद्ध द्वैत और द्वैत का उन्होंने दिया था। माधवाचार्य हैं आपके संत। तो योजनाएँ होती थी जहाँ अंग्रेज जो थे, कहीं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं जो है ज़मीन का मामला है, कहीं जो आय इनकम का मामला, भू राजस्व का मामला है, कहीं किसी पे लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई गई थी, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे। सब जगह जो है वो जैसे महात्मा गांधी, इधर आपके जिन्ना साहब जो थे वो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। एक जो है पूरा एक कम्युनल, एक सांप्रदायिकता वाला माहौल, हिंदू मुस्लिम को काट रहा था और मुस्लिम हिंदुओं को काट रहा। एक जो सिस्टम जो था वो सब आलोचनाओं को समाचार पत्रों में लिखा जाता था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इस पर रोक भी लगाई गई थी, कई तरह के नियम भी इस पर निकाले गए थे। और तो समाचार पत्रों की एक लहर आई थी और उसी लहर से बुद्धिजीवियों की एक लहर आई थी, भक्ति और संतों की एक लहर आई थी। इन सब चीज़ों से जनता जो थी वो अब क्या हुई, शामिल हुई बच्चों, और उससे जनता में एक राष्ट्रवाद पनपा, एक राष्ट्र की विचारधारा, एक राष्ट्र निकल कर सामने आया। उसी को क्या राष्ट्रवाद कहा गया था। ठीक है। और इधर आपने जो है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जो था वो उद्दंड मार्तंड था। उद्दंड ईश्वर विद्यासागर जो थे उनको सोम प्रकाश निकाला था। उन्होंने कौन सा? सोम प्रकाश समाचार पत्र निकाला था। इधर आपके हरिश्चंद्र ने हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र ने एक समाचार पत्र निकाला था, हिंदू पैट्रियट करके वो समाचार पत्र था। राष्ट्रवाद में कुछ बच्चों लेखक और कवियों की बात भी करते हैं हम। लेखक जो हैं और कुछ कवि जो थे जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी थी, जैसे देशबंधु हेमचंद्र बनर्जी है, आपके चंद्रशेखर वाजपेयी हैं, देशबंधु चंद्रशेखर वाजपेयी है। यहाँ नवीन चंद्र सेन है, भारतेंदु जिन्होंने हिंदी साहित्य पे भारत की दुर्दशा पर एक नाटक लिखा था। तमिल के सुब्रमण्यम है, उन्होंने सुब्रमण्यम भारती लिखी थी। सुब्रमण्यम वो तमिल कविताएं लिखते थे। ठीक है। और इधर आपके जो राजस्थान के अंदर सूर्यमल मिश्रा है बच्चों, उन्हें वंश भास्कर लिखे थे। तो ये सब क्या है कि इधर कन्हैयालाल सेठिया की पातल और पीथल
इनमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की धारा बह रही थी बच्चों। और जनता जो थी वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ एक के बाद एक जुड़ रही थी जनता। इससे राष्ट्रवादी प्रेम में वो शामिल हो रही थी और इसी राष्ट्रवाद की वजह से हमारा देश जो था 1942 में, जैसे बाल गंगाधर तिलक ये क्रांतिकारी थे, उग्रवादी उदारवादी नेता मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, इधर आपके राजगोपालाचारी है, और इधर वल्लभ भाई पटेल जो थे पूरे देश को एक करने में लगे हुए थे, जो रियासतों का निर्माण किए थे और भारत के लौह पुरुष माने जाते थे। और इधर आपने जिन्ना की राजनीति देखी, उधर गांधी की राजनीति देखी, उधर नेहरू की राजनीति, ये पूरा बच्चों एक राष्ट्रवाद पनपा इससे, और ये एक राष्ट्रवाद की एक विचारधारा निकल के आई। इसी से क्या है कि जो है अंग्रेजों को झुकना पड़ा था और वर्ल्ड वार हो रहा था 1914 से 1914 से 1918 तक वो वर्ल्ड वार हो रहा था। गांधी जी पहले कोऑपरेट करते हैं, फिर वो उनको जो है असहयोग करेंगे उनके साथ, फिर वो सविनय अवज्ञा, फिर वो भारत छोड़ो आंदोलन, ये पूरा क्या है एक राष्ट्रवाद की लहर है बच्चों, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है ना।